24 अगस्त 1608 गुजरात के सूरत शहर के बंदरगाह पर एक जहाज आया जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया नामक कंपनी का था। वो मसालों का व्यापार करने भारत आए थे क्योंकि उन दिनों ये यूरोप में बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। इसका इस्तेमाल मीट को प्रिजर्व करने में होता। लगभग 7 साल व्यापार करने के बाद कंपनी को सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश करने का फरमान मिला जिसे सर थॉमस रो लीड कर रहे और इसी तरह की परमिशन उन्हें विजयनगर एम्पायर से भी मिली और मुसलीपट्टनम में कंपनी ने अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की। धीरे धीरे कंपनी ने इंडिया में अपने ट्रेडिंग बिजनेस को और बढ़ाया और कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जैसे प्रेसिडेंशियल शहरों के आसपास इंग्लिश कम्युनिटी डेवलप होने लगी। 20 साल बाद कंपनी ने कोलकाता में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करके पूरे भारत में अपनी प्रेजेंस दिखाई। वैसे देखे तो कंपनी का मुख्य हेतु बिजनेस ही था, पर 1750 के आसपास धीरे धीरे ब्रिटिशरों की भारतीय मामलों में दखल देने की शुरुआत होने लगी। मुगलों की सत्ता गिरने के बाद ब्रिटिशरों ने कई लोकल रूलर्स को विरोधियों के खिलाफ मदद करने का आश्वासन देकर उन्हें अपने सपोर्ट में कर लिया। बड़े तोप और नई युद्ध नीति के कारण अंग्रेज कई इंडियन रूलर्स के लिए हेल्पफुल साबित हुए और इन रूलर्स ने अंग्रेजों का समर्थन किया, जिसकी वजह से कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जैसे शहरों में कंपनी ने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए। देखते ही देखते अंग्रेजों ने अपने किलों का विस्तार करना शुरू कर दिया। सिराज उल दौला जो बंगाल के नवाब थे, उन्होंने 1757 में अंग्रेजों को अपने एक्सपेंशन को रोकने को कहा। तब प्लासी की लड़ाई हुई। अंग्रेज इस लड़ाई में विजयी ठहरे और इसी के साथ भारत में ब्रिटिशरों ने पूरी तरह से अपने पांव जमा लिए। 1857 का युद्ध भारतीयों के लिए प्रेरणा साबित हुआ और धीरे धीरे कई सत्याग्रही संगठनाएं स्थापित होने लगी जो भारतीयों के हक के लिए खड़ी रही। 67 में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन स्थापित किया और 1874 में सुंदरनाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। लोग अपने अधिकार की मांग करने लगे। कई लीडर्स आगे आए और उन्होंने एक मंच निर्माण करने का फैसला किया जो हक और प्रशासन की मांग कर सके और यही 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का कारण बना। पर कांग्रेस की मांगे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ठुकरा दी। कई भारतीयों ने कांग्रेस नेताओं पर सवाल उठाए और सोचा कि ब्रिटिशरों से निपटने के लिए कट्टरपंथी नीति ही सही है, जिसके परिणाम स्वरूप क्रांतिकारी संगठनों का जन्म हुआ जो हिंसा और बल का प्रयोग ही सही समझती थी। कई सामाजिक धार्मिक गुटों ने भारतीयों में जागरूकता फैलाना शुरू। स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, B.O. चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रमण्यम भारती जैसे सुधारकों के कारण भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना निर्माण हुई। स्कूल में भारतीय इतिहास और संस्कृति को निगेटिव वे में दिखाए जाने की वजह से तिलक दुखी थे और उन्होंने संपूर्ण स्वराज की मांग की। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध हक है और वो मैं लेकर ही रहूंगा घोषणा की उन्होंने शुरुआत की। उनकी इस घोषणा ने अनेक भारतीयों को जागरूक कर दिया। बिपिन चंद्र पॉल और लाला लाजपत राय जैसे नेता उनके साथ शामिल हो गए। इन्हें साथ में लाल बाल पाल के नाम से जाना जाने लगा। पर हिंसा और अव्यवस्था की वकालत करने के कारण उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया। पर उन्होंने पहले ही अनेक भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद स्थापित कर दिया था। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का ऑर्डर जारी। उन्होंने ये कहा कि इससे एक बेहतर प्रशासन का निर्माण होगा और हिंदू और मुस्लिम में होने वाले झगड़ों को भी आराम मिलेगा। पर भारतीय राष्ट्रवादियों का मानना था कि ये उन्हें आंदोलन की गति को कम करने और हिंदू मुस्लिम में दरार पैदा करने के हेतु से किया गया। ब्रिटिशरों के खिलाफ लोगों ने आंदोलन किए और ब्रिटिश चीजों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। आखिर गवर्नमेंट को बंगाल को फिर रीयूनाइट करना पड़ा, पर देश में भाषा को लेकर विभाजन होना शुरू हो गया। इसी दौरान साल 1886 में सैयद मोहम्मद खान जो कि इस्लामिक सुधारवादी थे, उन्होंने ऑल इंडिया मोहम्मदान एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना, जिसका उद्देश्य भारतीय मुसलमानों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना था। 1906 ऑल इंडिया मोहम्मदान एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के 20वें अधिवेशन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नाम के पक्ष की स्थापना का निर्णय लिया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने ये प्रचार फैलाना शुरू किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम समुदाय को समान अधिकार देने में असमर्थ है। इस विचार को कई मुस्लिम दल के लोगों ने स्वीकार किया और देखते ही देखते मुस्लिम नेताओं ने एक और राजनीतिक संगठन बनाने का फैसला किया, जिसमें
अधिकांश मुस्लिम शामिल हुए। 19वीं शताब्दी के अंत तक राष्ट्रीय आंदोलन ने गति पकड़नी शुरू कर दी और नए साल के अंत तक कई लोग इसमें शामिल हो गए। हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस अभी भी ब्रिटिशरों की वकालत कर रही, लोगों ने आंदोलनों में भाग लेना शुरू कर दिया। इसी दौरान पहले वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। ब्रिटिशरों ने भारतीयों को इस युद्ध में उनकी मदद के बदले भारत को विदेशी लाभ देने का वादा किया। करीब 13 लाख भारतीय ब्रिटिशरों के हित में वर्ल्ड वॉर में लड़े। वही भारत में अपने 2 साल के असफल वर्षों के बाद 1893 में महात्मा गांधी एक व्यापारी के समर्थन करने के लिए साउथ अफ्रीका चले। 21 साल तक वो साउथ अफ्रीका में ही रहे। 1914 में उन्होंने अहिंसक विरोध कर कई राजनीतिक कैदियों को छुड़ाया। उनके इन तरीकों से प्रभावित होकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें भारत लौट राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने की विनती। 1917 में गांधी जी ने सत्याग्रह अभियान का नेतृत्व किया। 1919 में बैसाखी का त्योहार मनाने बच्चे, औरतें और पुरुष जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे, जहां डॉक्टर सैफुद्दीन केचू और सत्यपाल की गिरफ्तारी पर भी चर्चा हो रही। इस जमाव को देख जनरल रेजिनाल्ड डायर ने शूट के ऑर्डर दिए। अंग्रेजों के इस बिहेवियर ने भारतीयों को अचंभित कर दिया और भारत भर इसका विरोध हुआ। इस हत्याकांड ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जन्म दिया, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। ब्रिटिश प्रोडक्ट के इस्तेमाल को रोक दिया गया। गांधी जी ने खादी के कपड़ों के प्रयोग की वकालत की। अनेक सरकारी सेवकों को अपनी नौकरी छोड़ ब्रिटिशरों द्वारा दिए गए ओहदे और सम्मान को लौटाने को कहा गया। कई भारतीयों ने टैक्स पे करने से मना कर दिया और टीचर और वकीलों ने अपनी नौकरी छोड़ दी। ये आंदोलन पूरे भारत में सफल रहा, पर चौरी चौरा के इंसिडेंट के बाद इसे रोक दिया गया। चौरी चौरा के इंसिडेंट में 3 नागरिक और 22 नेताओं की मौत हुई। शायद लोग अभी भी इस आंदोलन के लिए तैयार नहीं थे। जहां इंडियन नेशनल कांग्रेस अहिंसा की वकालत कर रही थी, वहीं दूसरी ओर क्रांतिकारी आंदोलनों की शुरुआत हो चुकी। बरिंदर कुमार घोष के नेतृत्व में कई क्रांतिकारियों ने हथियार और विस्फोटक इकट्ठा करना शुरू कर दी। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की शुरुआत हुई, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, शिवराम राजगुरु, सूर्य सेन जैसे क्रांतिकारियों ने खुद को क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल करना शुरू कर दिया। इन गतिविधियों में सबसे प्रसिद्ध अलीपुर बम साजिश, काकोरी ट्रेन डकैती, दिल्ली लाहौर साजिश आदि थे। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ अपनी संगठन स्थापित करने का निर्णय लिया और उन्होंने कई देशों की यात्रा कर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान जापानी सेना की मदद से भारतीय राष्ट्रीय सेना ने अंडमान निकोबार आइलैंड पर कब्जा किया। जैसे जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर आगे बढ़ा, महात्मा गांधी ने भारत के पूर्ण स्वतंत्रता के लिए अपना विरोध तेज कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों को भारत छोड़ने का आह्वान करते हुए एक प्रस्ताव तैयार किया। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया सबसे आक्रामक आंदोलन था। इसकी वजह से गांधी जी को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया और 2 साल के लिए पुणे के आगा खान पैलेस में रखा गया था। 1943 के अंत तक भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त हो गया, जब अंग्रेजों ने संकेत दिए कि पूरी शक्ति भारत के लोगों को सौंप दी जाएगी। गांधी जी ने आंदोलन को बंद कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1 लाख राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया। 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट द्वारा भारतीय स्वतंत्रता और विभाजन का प्रस्ताव रखा गया, जो कांग्रेस ने मान्य किया। सिविल वॉर को रोकने का शायद यही एक तरीका उन्हें तब नजर आया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस के एक्ट को पास कर दिया और 14 अगस्त को पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र डिक्लेयर किया गया। कुछ मिनट बाद 12:02 पर भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया। ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए खुशी और राहत की बात थी। संविधान निर्माण की जिम्मेदारी संविधान सभा को दी गई थी। B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।